प्यारे साथी नमस्ते नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस रैपिड रिवीजन 30 मिनट सीरीज पर। हम लगातार चैप्टर वाइज 30 से 35 मिनट में सारे चैप्टर देख रहे थे। बारी है अब चैप्टर नंबर 7 यानी प्रत्यावर्ती धारा को, जिसे हम आज देखेंगे मात्र 30 से 35 मिनट में। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, आराम से देखना है, पेन कॉपी को देख करके नोट्स को उठा करके बैठना है और आराम से देखेंगे। 30 से 35 मिनट में चैप्टर कवर हो जाने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको पूरे तरीके से इसको फोकस करना है और 30 मिनट में रिवीजन करके जाना है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे भाई प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में दो प्रकार की धाराओं को पहले मेन रूप से अंतर देखेंगे। हमारे पास दो प्रकार की धाराएं होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, तो भाई प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ इसका परिमाण बदलता है, यानी दिशा क्या होती है, दिशा बदलती है और क्या होता है, इसका परिमाण भी बदलता रहता है। किसके साथ? समय के साथ दिशा में परिमाण दोनों बदलता है। लेकिन दिष्ट धारा की बात करता हूं, तो दिष्ट धारा की बात करते हैं तो भैया समय के साथ इसकी दिशा स्थिर रहती है। बेसिकली इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या करना है, इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी होना चाहिए, पता होना जरूरी है। ठीक भाई, तो यहां पर देखते भाई इसकी जब आवृत्ति भारत में बात करते हैं तो भारत में इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। बात करें डीसी करंट की, डीसी करंट में होते भाई इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 0 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है मेरे भाई? तो आप कह दोगे 0 हर्ट्ज होती है। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। आप कहोगे सर ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित क्यों करता है? आप लोगों ने देखा होगा, हीटर वगैरह देखा होगा। क्या देखा होगा? तो आप लोगों ने हीटर वगैरह देखा, तो हीटर क्या करता है, जब हीटर में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां से ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है मेरे भाई? ऊष्मा उत्पन्न करते। तो कौन सी धारा प्रवाहित करते? तो मेरे भाई आप जब उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हो, डीसी करंट प्रवाहित करते तब नहीं होता है, लेकिन जब आप क्या करते हो, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हो तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये ऊष्मा का प्रभाव करता है। चुंबकीय प्रभाव क्यों नहीं करता है? तो आप लोगों ने देखा होगा चुंबकीय प्रभाव का मतलब होता है कि यहां पर आप देखोगे कि आपका जो एसी करंट होता है इसका दो क्या होता है, एक पूर्ण चक्र होता है जिसमें आधा चक्र धनात्मक होता है और आधा चक्र मेरे भाई ऋणात्मक होता है। तो आधे चक्र में धनात्मक होता है और आधे चक्र में ऋणात्मक होता है। अब लगातार ये क्या करता है, लगातार अपनी दिशा बदलेगा, लगातार दिशा बदलेगा, तो भैया क्या होगा, हमारा जो चुंबक होता है, चुंबक अपने प्रभाव को ही नहीं पहचान पाएगा कि मैं चुंबक हूं या कुछ और हूं, है ना। तो इसलिए चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता। कौन सा? एसी करंट की बात करते हैं। और रासायनिक प्रभाव का नहीं प्रदर्शित करता। ये क्या करता है, तो भैया ये क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव तीनों का प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक भाई, चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण से प्राप्त होती है। तो आपने देखोगे फैराडे ने ही बताया कि भैया एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और यही प्रेरित धारा ही प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, चलिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फैराडे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और किसने बताया था? भैया फैराडे ने इसके सिद्धांत के बारे में या इस प्रक्रिया के बारे में बताया था। बात करते हैं विद्युत धारा की। दृश्य धारा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बदलने के लिए क्या होता है, ये प्राप्त किया जाता है। जब रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तब क्या होता है, दृश्य धारा प्राप्त होती है। इस धारा को मापने वाला उपकरण क्या होता है? तो हमारे पास ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसे हम ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव के आधारित होता है, जिसे हम अमीटर कहते हैं। और अमीटर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। बात करें विद्युत चुम्बकी बनाने के लिए लेपन द्वारा होता है, भाई इसको जरूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं इसकी बात करते हैं। तो इसमें दृश्य धारा होता है, कहां से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें एसी करंट प्राप्त करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और यहां पर आपने कहा है कि भैया डीसी करंट प्राप्त करने के लिए सेल या बैटरी का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना। फिर यहां पर बात करते हैं, यह धारा दृश्य धारा से अधिक खतरनाक होता है। ये सीधे क्या करता है, इसे भी खतरनाक क्यों होती है, हम आगे देखेंगे क्यों खतरनाक होती है भाई। फिर इसके बाद कहते हैं यह धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। मतलब ये सीधे क्या करता है, ये क्या करता है, सीधे चिपकाती है ना। ये क्या करता है, ये चिपका लेता है ना। और ये क्या करता है, झटका मारता है। ये क्या करता है, ये झटके मारती है। ये क्या करता है, झटके मारती है। एक सेकंड में क्या होती है, 100 बार झटके मारती है। ठीक है, एक सेकंड में कितने बार, तो 100 बार झटके मारती है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे क्या होता है, इससे चोक कुंडली की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जनरेटर वगैरह लगाए जाते थे, तो उसे जनरेटर में रॉड रहता था और रॉड के बगल में क्या लगाया था, एक चोक कुंडली लगाई जाती थी, जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करता है। अब जनरेटर क्या होता है, जनरेटर एसी जनरेटर क्या करता है, तो आपने पढ़ा होगा जनरेटर आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता होगा। कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी धारा होती है, तो आप कह दोगे सर वहां से धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा निकलती है ना। और वही प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करने के लिए रॉड के बगल में एक चोक कुंडली लगाया जाता था, जिससे अतिरिक्त धारा हमारी कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर है भैया इसको उपयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, ओमी प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। भैया अधिक धारा प्रवाहित होती है तो हम क्या लगाते हैं, टपाक से एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, सारी अतिरिक्त धारा उस पर प्रतिरोध पर चला जाता है, प्रतिरोध रोक देता है। इसके अधिकांश भाग तार के क्या होती है, सतह पर ही बहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब जहां से आपके एसी करंट
बह रही हो, ऊपर से तार छूओगे तो वाइब्रेशन फील होता है। इससे पता चलता है भैया इसका पूरा जो करंट होता है इसकी सतह पर होता है, इसलिए कहते हैं कि जो ऐसी करंट वाली तार होती है उसको बाहर से भी छूने में खतरा महसूस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यह धारा क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में ही होकर के बहती है। इसलिए आप देखो जब तार को आप छूते हो, जब आप तार को छूते हो, कौन सी तार को, जब डीसी जो डीसी से जुड़ी होती है उस तार को छूते हो, तो आप जब जीभ लगाते हो तब आपको करंट ज्यादा महसूस होता है। ऊपर से छूते हो नहीं पता चलता, लेकिन आप जीभ लगाओ तो मतलब क्या होता है, उसका सारा जो धारा होती है उसके कहां पर होती है, उसके क्षेत्र पर होती है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट बेटा क्या होता है, क्षेत्रफल में होती है। ठीक, अब देखेंगे भाई तो यहाँ पर क्या होता है, इसे प्रवाहित करने के लिए कई पतले तारों को मिलाया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए कहते हैं कि आप मिस्त्री को देखेंगे कॉपर की तार जो अलग अलग बिखरी होती है, इसलिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो इसका बिखरी हुई तारों का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप डीसी करंट को देखोगे वहां पर सिंगल वायर का ही उपयोग किया जाता है। सिंगल वायर का उपयोग क्यों किया जाता है, आपने पता है, आपको पढ़ा होगा, आपने आप लोग पढ़ोगे, है ना, आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे क्यों सिंगल का उपयोग किया जाता है। गॉट इट। चलिए मेरे भाई आगे देखो, हमने कहा ऐसे हमारा कैसे बहता है, ऐसा, और डी से हमारा ऐसे बहता है। डन, चलिए आगे चलते भाई, आगे की बात करते हैं। आगे ये देखिए भाई, ये आपसे पूछा जाता है कि जब एक समान चुंबकीय ध्यान समझिएगा, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आपका कुंडली होती है, कोई आपकी कुंडली होती है तो अपने अक्ष पर घूमती है। जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसका जो क्या होता है, अक्ष पर जब कोई भी वस्तु घूमता है तो उसका वेग किस में बदल जाता है, तो उसका वेग हमारा कोणीय वेग में बदल जाता है। और आपने पढ़ा कि वेग कोणीय वेग बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन में डेल्टा टी, और यहाँ से थीटा बराबर क्या कहोगे कि ओमेगा टी। अब भाई जब ये क्या करता है, अपने ही अक्ष पर ही घूमता है तो लगातार फ्लक्स में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो आप कहोगे कि माना कुंडली में फेरों की संख्या n है तथा किसी क्षण t समय में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाइव बी इक्वल क्या होता है, NBA cos थीटा। और हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमता है तो उसका वेग किस में बदल जाता है, कोणीय वेग में बदल जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा अपॉन में टी होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाता है। डन। अब यहाँ से देखो भाई, तो यहाँ पर NBA होता है तो NBA cos ओमेगा टी हो जाता है, इसकी जगह हमने रखा क्या, थीटा की जगह ओमेगा टी रख देंगे। गॉट इट। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों तरफ हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों तरफ बेटा क्या करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब अवकलन करते हैं तो हमने देखा भैया ये अवकलन कर दे तो डी बाई बी अपॉन में डी टी इधर करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ से क्या होता है, तो आपका एन बी हमारा कांस्टेंट है और cos ओमेगा टी का वैल्यू रखता है तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। हमने कहा रखा सर फैराडे का नियम क्या होता है, E बराबर माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। यहाँ पर हम रखेंगे तो माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस माइनस को रखें तो प्लस हो गया। अब कहते हैं बेटा अधिकतम, यहाँ पर ध्यान देना है ये वाली बात, अगर हमने कहा साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान रख दे तो हमारा ई का भी अधिकतम मान हो जाएगा, ई भी मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हमने कहा सर साइन ओमेगा टी क्या होता है, अधिकतम किस पर होता है, तो अधिकतम एक होता है, तो ई का मान भी क्या हो जाता है, अधिकतम ई नॉट। तो हमने कहा सर ई बराबर क्या होता है, यहाँ पर रख देंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या हो जाएगा, जब हम ओमेगा टी का मान एक रख देंगे तो ई बराबर ई नॉट हो गया। तो हमने कहा सही आ गया। अब यहाँ पर हम 3 को 2 को तुलना करते हैं मेरे भाई, जब 3 को तुलना करते हैं तो यहाँ पर ई इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। जहाँ पर ये क्या होता है तो आप कह दोगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण है। अब ई नॉट क्या होता है, तो ये अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर हमने कहा सर कुंडली में क्या होता है, प्रतिरोध आर, यदि कुंडली का प्रतिरोध आर हो तो यहाँ पर ई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आई बराबर ई अपॉन में आर होता है। ई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो ये नॉट अपॉन में आर, और ई नॉट अपॉन में आर बेटा क्या होता है, यहाँ पर आई नॉट हो जाएगा, तो ये रखते हैं। और ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। अगर मैंने कहा ई बराबर वी रख देते तो मेरे भाई ई वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये समीकरण होता है। क्या होता है बेटा, तो आप कह दोगे सर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण। गॉट इट। चलिए भाई अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से निहारेंगे कि I बराबर क्या होता है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो ये कहोगे सर कि ये आपका क्या होता है, तो ये धारा का शिखर मान है। ये बेटा क्या है, तो आप कहोगे धारा का शिखर मान है। क्या बेटा, तो आप कह दोगे सर ये धारा का शिखर मान है। गॉट इट। अब ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान। डन। अब हमें देखना है कि अगर हमने थीटा का मान 0 रख दिया, π/2 या 90 ले लिया, इसके बाद 180 ले लिया, फिर 270 ले लिया, फिर 360 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये अगला आधा चक्र यहाँ से होता है और अगला आधा चक्र ये कंप्लीट करता है। हमने कहा सर यहाँ पर क्या होता है, जब 0 की वैल्यू देखते हैं तो 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, फिर साइन 180 मान 0 होता है, फिर 270 का मान -1 होता है। इसका मतलब ये होता है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ई या आई का मान जो होता है तो 0 पर 0 आता है, आई 90 पर क्या आता है, आई नॉट आ जाता है। भाई इस पर जब 90 रखेंगे तो आई नॉट ही बचेगा। डन। अब यहाँ पर जब 0 फिर रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 270 यहाँ पर 270 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस में आ जाएगा। और ये इसका मतलब साइन ओमेगा टी पर ही धारा का मान और प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान निर्भर करता है। हमने कहा साइन ओमेगा टी का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, न्यूनतम 1 होता है। इसका मतलब धारा भी अधिकतम आई नॉट में प्लस में होता है और अधिकतम न्यूनतम क्या होता है, माइनस में आई नॉट होता है। हमने यहाँ पर देखा तो इसका मतलब ये क्या होता है, तो ये अधिकतम को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लस में 1 को दिखाता है, यानी 0 से +1 जाता है और 0 से -1 में न्यूनतम जाता है। यानी आधे चक्र में धनात्मक में प्लस में होता है, अधिकतम होता है, और आधे चक्र में क्या होता है बेटा, न्यूनतम होता है। गॉट इट। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
इतनी चीजें मेरे भाई। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात आती है तो यहाँ पर यही होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात आती है कि आपका करंट के साथ साथ वोल्टेज बदलता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है, और करंट अब मैं बात करता हूँ करंट हमेशा क्या होता है, कम होता है, वोल्टेज हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि V इक्वल अगर आई आर पढ़ोगे तो V इक्वल क्या होता है, आई आर, तो आर इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाता है, तो V अपॉन में आई होता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि आई हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आई हमेशा बेटा क्या होता है, कम होता है। आई में जब कुछ किसी का गुणनफल करते तब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, और प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हो तो यहाँ पर सीधे सीधे आई बराबर आई नॉट, और ये बेटा क्या होता है, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है, इसे कहते हैं, ये तात्क्षणिक होता है। तात्क्षणिक बेटा क्या होता है, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा है। तात्क्षणिक बेटा क्या है, तो आप कहोगे सर तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण होता है। ठीक है, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है। गॉट इट। चलिए मेरे भाई आगे बात करते हैं। तो मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, तो आप कहोगे सर धारा का अधिकतम आयाम क्या होता है, तो मैंने कहा सर आई नॉट होता है ये धारा का अधिकतम। वोल्टेज का अधिकतम मान बेटा क्या होता है, वी नॉट होता है। ठीक है, जो अधिकतम मान को प्राप्त दिखाता है। डन। आगे बात करते हैं। हमने कहा सर प्रत्यावर्ती धारा, हमने जब चक्कर की बात करते हैं तो चक्कर क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति होता है कि एक सेकंड में चक्करों की संख्या ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक सेकंड में जितना चक्र पूरा करता है, मतलब हमने कहा कि सर यहाँ पर क्या होता है, इतना पूरा समय एक सेकंड का होता है। हमने कहा सर इतने में कितना होता है, इतना अगर चक्कर लगा दिया तो जितने चक्कर लगा दिए तो उन्हीं को हम काउंट कर देंगे कि एक सेकंड में जितने चक्कर लगा दिए उसी हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। यब बराबर क्या होता है, 1/t होता है। ध्यान दीजिएगा, यब बराबर बेटा क्या होता है, तो आप कहोगे 1/t होता है। डन। अब आगे चलते हैं। हमने कहा सर आवर्तकाल क्या होता है, तो आप कहोगे एक चक्कर पूर्ण करने में लगा जो समय होता है। जैसे मान लेते हैं कि धारा निकली, तो हमने कहा सर एक चक्कर पूर्ण करने में इतना आ रहा है, एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लग जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं, जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो आपने कहा सर एक चक्कर पूर्ण करने में इतना लगता है। ठीक, हमने कहा सर टी होता है। अब आप कह दोगे सर, आप कह दोगे अगर कोणीय वेग की बात करूं तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर पढ़ा। आपने कहा सर यहाँ पर एक चक्कर पूरा कर रहा है तो टी हो जाएगा, और एक चक्कर पूर्ण करने के लिए एंगल कितना होता है, तो कहोगे सर 2π होता है, तो ओमेगा बराबर 2πt होता है। अब यहाँ से टी बराबर क्या कर दोगे, 2π अपान में ओमेगा कर दोगे। टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बाई बराबर हो जाएगा बेटा, तो टी बाई बराबर ओमेगा अपान में टी होता है। यदि हम इसकी बात करते तो बेटा यब बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपान में 2π हो जाता है। ठीक भाई, चलिए ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। कोणीय वेग यहाँ से आपने कहा सर कोणीय वेग भी हम पढ़ लेते हैं। बात आता है बेटा क्या होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मतलब एक चक्र दो चीजें होती हैं, तो औसत मान के लिए हमारे पास दो समीकरण होते हैं। यानी क्या होता है कि औसत मान को ही, अब आप कह दोगे सर आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर आवेश बटे समय, तो आप कह दोगे धारा बराबर मेरे भाई, तो आप कह दोगे औसत धारा बराबर कुल आवेश बटे कुल समय। यानी आई एवरेज की बात करें तो क्यू नेट अपॉन में टी नेट होता है, यानी टोटल आवेश बटे टोटल समय की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं औसत मान को हम आई एम या आई एवरेज से दिखाते हैं। तो एक पूर्ण चक्र के लिए देखेंगे तो एक पूर्ण चक्र का मतलब होता है कि आप जीरो से शुरू कर दोगे और पूरा कहां तक जाता है, टी तक जाता है। यानी जीरो से टी समय तक का हमें निकालना है। तो टी एवरेज की बात करें तो कुल समय क्या है, जीरो से टी की बात करते हैं तो टोटल समय टी आ जाता है। ठीक है, और कहां से निकालना है, तो हम कह दोगे सर यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, तो तात्क्षणिक धारा की बात करते हो, तात्क्षणिक आवेश की बात करते हो, तो आई बराबर डी क्यू में डी होता है। यहाँ से क्यू की बात करते हो तो क्यू बराबर क्या होता है, तो आई बराबर कर दोगे तो डी क्यू बराबर आई डी टी होता है। डन भाई, यहाँ से क्यू बराबर लिखोगे, कहां से लिखना है, तो जीरो से टी जाना है, डी क्यू लेना है, और डी क्यू का मतलब होता है, तो यहाँ पर रखोगे मेरे भाई, है ना, कुल आवेश की बात करो तो यहाँ पर डी क्यू बराबर आई डी टी लिखोगे, आई डी टी की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, क्यू डी क्यू की वैल्यू रख दोगे। अब आई पता है कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो मेरे भाई यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू रखोगे भाई, तो मेरे भाई यहाँ से जीरो से टी निकला। ये सब निकालने के बाद आपको पता है कि साइन ओमेगा टी का सब समाकलन करें तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपान में ओमेगा आता है। जीरो से टी रखेंगे भाई, तो मेरे भाई यहाँ पर आ गया। डन, तो टी बराबर ये रखेंगे, टी बराबर रखने के बाद कुल आवेश कितना आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब आई एवरेज बराबर हमने पढ़ा कि कुल आवेश बटे कुल समय जीरो बटे टी होता है, तो आई एवरेज एक पूर्ण चक्र में जीरो आता है। ठीक है, एक पूर्ण चक्र में। अर्ध चक्र के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, अर्ध चक्र के लिए बेटा याद रखना, अर्ध चक्र मतलब होता है कि कहां से जीरो टी वन आप ले गए जीरो से, और कहां से टी बराबर क्या होता है, टी बाई टू तक जाना है ना। तो बस वही लगाना है आपको, वही लगाना है, जीरो से टी बाई टू लगाना है। जब जीरो से टी बाई टू लगाना है तो टी बाई टू की जगह आप उसको चेंज कर दोगे, तो मेरे भाई चेंज करने के बाद क्या आता है, पाई अपान में ओमेगा। क्या आता है बेटा, पाई बाई टू का मतलब होता है पाई अपान में ओमेगा रखते हैं। सारा कुछ सारा प्रोसेस यही होता है, बस यहाँ से बदलता है। तो आप पाई माइनस कॉस जीरो लिखोगे तो यहाँ पर माइनस आई नॉट अपान में पाई आता है। ठीक है, आई नॉट अपान में पाई आता है, तो यहाँ पर रखोगे वैल्यू क्या, माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। तो आई एवरेज की बात करूं तो आई एवरेज बराबर अर्ध चक्र की 2 आई नॉट अपान में पाई होता है। क्या होता है, 2 आई नॉट अपान में पाई होता है। गॉट इट। चलिए भाई, फिर इसके बाद आई एवरेज की बात करते हो तो यहाँ पर अगर वैल्यू रख देते हैं तो 7 अपान में 11 आता है। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो मेरे भाई ये आपसे क्वेश्चन पता होना चाहिए, ये आपकी वैल्यू पूछी जाती है। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आता है आई एवरेज बराबर 0.637 आई नॉट के बराबर होता है ना। तो आप कह दोगे अतः अर्धचक्र में औसत धारा का मान 0.637 आई नॉट के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर ये भी कह दोगे कि वी एवरेज की अगर बात करूं तो वी एवरेज इज इक्वल क्या हो जाता है, तो आप कह दोगे वी नॉट
इंटू 0.637 होता है ना। ये आपका वोल्ट भी होता है, यानी किसके लिए, अर्धचक्र के लिए, जो वोल्टेज की बात करता है ये भी होता है। गॉट इट। चलिए भाई, अब यहाँ पर तात्क्षणिक धारा या आभासी मान हमने बता दिया है, ठीक है। अब चलिए वर्गमाध्य मूल मान की बात करते हैं, तो आप कह दोगे सर प्रत्यवर्ती धारा के वर्गमाध्य मूल मान को ही उसका वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं, यानी आई एवरेज की बात करते हैं। यानी एक पूर्ण चक्र के लिए हमें पता होना चाहिए, एक पूर्ण चक्र के लिए हम बात करते हैं, तो आप कह दोगे सर आई आर एम एस बराबर क्या होता है, तो इसी को कहते हैं कि औसत मान का वर्ग कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये आपका आई आर एम एस के बराबर आता है ना। तो यहाँ पर पूरे निकालते हो, तो आई आर एम एस बराबर ये होता है, दोनों तरफ बेटा क्या कर दो, स्क्वायर कर दोगे। जब स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से क्या लिखाना है, आई एवरेज डी टी हो जाता है, अपॉन में समय कितना है, टोटल टी होता है ना। तो आई एवरेज की बात करते हैं, यहाँ पर आई डी टी आता है, तो आई डी टी रखोगे, आई स्क्वायर डी टी होता है, इसकी जगह रखो तो ये स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। मेरे भाई यहाँ पर देखोगे बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस चीज को याद रखना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, ये इसको चेंज कर देंगे। ध्यान देना, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद किसके लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए बहुत जरूरी है। एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी क्या होता है, क्यों होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम पूरा रखते हैं, तो मेरे भाई ये पूरा सॉल्व करने के बाद देखो भाई, यहाँ पर ये तो फिक्स है, ये टी तो है, ये 2 आपका बाहर आ गया, मतलब ये 1/2। इसकी पूरा सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे भाई देखते हैं क्या आता है। हमने कहा ये हमारे पास 2 है, ठीक है, ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं, तो पूरा सॉल्व कर रहे हैं भाई। पूरा सॉल्व करने के बाद देखोगे फाइनली क्या आता है, यहाँ पर t माइनस 0 आ गया। हमने कहा सर t माइनस 0, तो इसको t से t कैंसिल हो गए। इसका मतलब हमने जब पूरा सॉल्व किया, तो जब हमने पूरा सॉल्व कर दिया, तो आपको याद रखना है एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी आता है। एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है ये कितना होता है, तो कहोगे सर 1/2 याद रखना है। एक पूर्ण चक्र के लिए बेटा ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या होता है, 1/2 आता है जब पूरा सॉल्व करते हो। तो आपने कहा सर ये देख लीजिएगा, हमारे पास ये पहले से यहाँ पर 2 नहीं था, टी था केवल। टी हमने क्यों लिया, समय लिया, हमने टी समय लिया भाई। तो आपने कहा सर टी तो आपने ले लिया, तो पूरे जगह से क्या आता है, तो आप कहोगे सर टी बराबर 1/2 आता है। क्या आता है बेटा, तो आप कहोगे सर 1/2 आता है एक पूर्ण चक्र के लिए। एक पूर्ण चक्र के हमने देखा सर 1/2 आता है। तो वी आर एम एस इज इक्वल वी नॉट अपॉन में √2 आई एम आर, यही धारा का वर्गमाध्य मूल मान होता है। ठीक भाई, चलो हमने कहा सर यहाँ पर अगर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, कहता प्रत्यवर्ती धारा मापने वाले अमीटर से पाठ्यांक सीधे प्रत्यवर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल प्राप्त होता है। हमने कहा अगर 5 एम्पीयर की हम धारा की बात करते हैं, तो ये किसका होता है, आई आर एम एस 5 होता है। लेकिन इसे जब गुणा कर देते हैं तो मेरे भाई वोल्ट मीटर में बदल जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना। यदि प्रत्यवर्ती वोल्टेज का मान जो 220 वोल्ट लेते हैं, तो हमने कहा सर ये किसका मान होता है, तो आप कह दोगे ये वी आर एम एस का मान है। वी आर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग कितना आता है, 311 वोल्ट। आपने कहा सर ये 311 प्लस में होता है और 311 माइनस में होता है, इसका मतलब इसके बीच का ही मान निकाला जाता है। 220 वोल्ट डीसी की बात करते हैं, तो डीसी बराबर डीसी में कितना है, 220 वोल्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं एसी में, तो आप कह दोगे लगभग 311 वोल्ट आपका एसी में होता है। कौन खतरनाक होगा, तो आप कह दोगे सर एसी खतरनाक होगा। 220 उसमें कितना माना जाता है, 311 के बराबर माना जाता है, इसलिए आपका एसी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आसान हो गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई बात होती है। हमने कहा कि वी हमेशा बड़ा होता है आई से। हमने कहा सर वी हमेशा बड़ा होता है आई से। अब जब यहाँ पर बात आती है भैया, हमारे पास मान लेते हैं 2 समीकरण, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी धारा प्रत्यवर्ती वोल्टेज का समीकरण देखते हैं और धारा का समीकरण देखते हैं। हमने कहा यहाँ पर जब दोनों की कलांतर की बात करें, तो दोनों पे कलांतर क्या है, समान है, तो कहोगे धारा तथा वोल्टेज समान कला में होंगे। धारा तथा वोल्टेज बेटा क्या होंगे, समान कला में। ये क्या होता है, ग्राफीय निरूपण होता है, और इसे क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। हमने कहा सर यहाँ पर देख रहे हैं भैया, हमने कहा सर यहाँ पर क्या है, दोनों समान कला में एक साथ उठ रहे हैं, तो आई नीचे आएगा और वोल्टेज आपको ऊपर जाएगा। हमने कहा सर ग्राफीय समीकरण बन गया। कला आरेख की बात करें, तो कला आरेख में बेटा ये होता है कि आपने कहा सर इधर हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं हमारे पास सीधे सीधे कला आरेख लेगा। छोटा सा आपको बताऊं, तो आप कह दोगे सर इधर मान लेते हैं आपका धारा जा रहा है, इधर आपका धारा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, आपका वोल्टेज भी इधर ही चला जाएगा। तो वोल्टेज और धारा मेरे भाई एक समान दिशा में चल रहे हैं। बात करते दूसरी स्थिति होता है कि अगर हमने कहा ओमेगा टी प्लस फाई, कौन आगे है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर धारा आगे है। तो आप कह दोगे इस स्थिति में प्रत्यवर्ती धारा वोल्टेज से क्या है, अग्रगामी है। कौन धारा, धारा आगे है, क्योंकि प्लस इसमें जुड़ गया, जिसमें जुड़ जाता है ज्यादा हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो ग्राफीय निरूपण है, मतलब पहले क्या होगा, तो आप कह दोगे सर धारा आगे जाएगी, वोल्टेज फिर बाद में जाएगी, है ना, धारा ऊपर चले जाएगी। ग्राफीय निरूपण कला आरेख की बात करते हैं, यानी फेजर डायग्राम के, तो हमने कहा सर इधर हमने क्या ले लिया, इधर हमने धारा ले लिया। कौन आगे है, आप कह दोगे सर यहाँ पर धारा आगे, इसका मतलब वोल्टेज आपका बेटा क्या है, पीछे। यहाँ पर आई ले लिए और यहाँ पर बेटा आपका फिर गया कितना, तो आप कह दोगे सर फाई ये पीछे हो जाता है। ठीक बेटा, चलो आगे की बात करते हो, तो यहाँ पर अगर माइनस आ गया, तो इसका मतलब धारा आपका बेटा क्या है, पीछे है। तो आप कह दोगे यहाँ पर वोल्टेज धारा जो होती है वोल्टेज से क्या होती है,
इस स्थिति में धारा वोल्टेज से क्या होता है, पश्चगामी होगा। धारा वोल्टेज से बेटा क्या होता है, पश्चगामी होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, धारा बाद में निकलेगा, वोल्टेज पहले निकलेगा। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि हमने कहा सर धारा को तो हमने कंसीडर कर लिया, अब कौन पीछे है, तो आप कह दोगे धारा पीछे, इसका मतलब वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज ऊपर चला जाएगा, कितना फाई आपका इधर आपका वोल्टेज चला जाता है। ये आपका इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। डन मेरे भाई। चलो आगे की बात करूं मेरे भाई, आगे की बात करते हैं तो हमने कहा सर अब परिपथ की बात करते हैं, तो हमारे पास 7 प्रकार के परिपथ होते हैं। आर परिपथ की बात करते हैं, एल परिपथ की बात करते हैं, सी परिपथ की बात करते हैं, एलसी परिपथ की बात करते हैं, आरसी की बात करते हैं, एलसी और एलसीआर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमने कहा सर यहाँ पर धारा का जो अवरोध उत्पन्न करता है, यहाँ पर प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ पर जब धारा के अवरोध की बात करते हैं तो यहाँ पर जो धारा का अवरोध होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एल परिपथ के लिए तो आप कहोगे सर यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात की बात करता है, और अगर मैं बात करता हूँ सी परिपथ के लिए तो आप कह दोगे सर यहाँ पर संधारित प्रतिघात की बात करता है, जिसे आप एक्स सी से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो, एक्स सी से प्रदर्शित करते हो, यानी यह प्रतिरोध के रूप में है, ये सब प्रतिरोध के रूप में। हमने कहा इन सभी की बात करते तो यहाँ पर सभी की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर प्रतिबाधा आता है। क्या आता है बेटा भाई मेरे भाई, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर प्रतिबाधा आता है। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं एक एक परिपथ। जब आर परिपथ की बात करते हैं तो आर परिपथ में पूरा सॉल्व करना है, समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ये, आपने कहा सर v बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओम के नियम से देखते तो आई बराबर वी अपॉन में आर होता है, और यहाँ पे v का मान रख दोगे तो मेरे भाई v की मान रखते हैं आई बराबर आई नॉट। हमने देखा यहाँ पर ओमेगा टी और इसके लिए ओमेगा टी, यानी आर परिपथ के लिए दोनों समान कला में दिखाया जाता है। तो यानी कहोगे आर परिपथ में धारा और वोल्टेज तो क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। तो इसके लिए ग्राफ की बात करते हैं, ये ग्राफ बना, और फेजर डायग्राम हमने कहा सर फेजर डायग्राम सब सीधे यही है, ये अथवा छोटा सा बना लो। हमने कहा सर इधर आई जा रहा है, हमने कहा सर इधर आई जा रहा है, और इधर ही आपका क्या होता है, इसका वोल्टेज भी जा रहा है प्रतिरोध का, तो ये आपका क्या होगा, इसी सस्ता सा और चीप वाला फेजर डायग्राम होता है। ठीक, इससे सारी सारे। जब एल परिपथ की बात करते हैं, हमने कहा सर यहाँ पर एल परिपथ की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है भाई एल की तरह बनता है बेटा, ये सारी चीजें हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है, वी इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना। फिर इसके बाद v इज इक्वल यहाँ पर एल डी आई अपन में, अगर ई पढ़ा तो ई बराबर क्या होता है, एल डी आई अपन में डी टी। तो यहाँ पर रखने के बाद ये दोनों तरफ से अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं मेरे भाई तो यहाँ से आता है। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इतना आता ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, आपको बस इसमें आप ये ध्यान देना है कि आपको यार ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहोगे कि प्रत्यवर्ती धारा जो होता है वोल्टेज से पाई बाई टू, यानी कला में बेटा क्या कहोगे, तो यहाँ पर लिखोगे कला में पाई बाई टू यानी 90 डिग्री बेटा क्या होता है, पश्चगामी होता है। क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो इसके लिए करा, ये आप कलार एक बनाओगे मेरे भाई। यहाँ पर ये कहोगे सस्ता सा, ये चिरकुट सा आप कहोगे सर यहाँ पर हमने तो वोल्टेज ले लिया, प्रत्यावर्ती धारा ले लिया। हमने कहा सर इधर हमारा प्रत्यावर्ती धारा 90 डिग्री मतलब क्या होता है, वोल्टेज आगे होता, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर वोल्टेज यानी आप कह दोगे 90 डिग्री ये आगे होता। तो इसके लिए मैंने कहा सर यल, तो यल के शेप में बना लो, तो इसका मतलब आपका क्या बन जाता है, तो ये एल परिपथ के लिए बन जाता है। ठीक भाई, एल परिपथ। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला कच्चा, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। पढ़ाई कर लो, अगर 30 मिनट में वीडियो, अगर 30 से 35 मिनट में पूरा लेक्चर समझ में आ जा रहा तो बहुत ही शानदार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर प्रेरण की बात करते हैं, तो प्रेरण में मैंने भाई यहाँ पर आपने कहा सर आई बराबर आई नॉट वी नॉट अपन में ओमेगा एल। हमने कहा सर इसको रखा तो ओमेगा एल बराबर क्या होता है, आप कहोगे एक्सएल, तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। और फिर कहोगे क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो आप कह दोगे एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल हो जाता है। ठीक है, चलो भाई हमने कहा सर धारतीय प्रतिघात की परिपथ की बात करते हैं, जब शुद्ध प्रतिरोध संधारित होता है, जब शुद्ध प्रतिरोध संधारित होता है तो हमने कहा सर वी बराबर वी नॉट होता है। अब आपको कहो कि तात्क्षणिक धारा आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपन में डी टी होता है, यहाँ पर क्यू बराबर सी भी होता है। सब रखने के बाद आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि ये क्या होता है, आपने कहा सर सी वी नॉट ओमेगा टी। यहाँ पर देखते बेटा, तो सी वी नॉट ओमेगा टी हमने लिखा कि सी वी नॉट ओमेगा टी अपॉन में आई नॉट होता, तो यहाँ से आपका समीकरण आ गया। इसका मतलब यहाँ पर धारा बेटा क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर लिखोगे धारतीय परिपथ में प्राप्त धारा और वोल्टेज समीकरण से प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से क्या होता है पाई बाई टू, कला में क्या होता है, तो कला में पाई बाई टू अग्रगामी होगा। तो बस यहाँ पर सस्ता वाला अगर मैं बता दूँ तो ये महंगा वाला है, सस्ता वाला अगर बना लो, हमने कहा सर धारा इधर लेना है। अब कौन पीछे है, तो आप कह दोगे यहाँ पर सी की तरह बना दो, तो भैया 90 डिग्री क्या है, आप कह दोगे सर यहाँ पर आपका वी 90 डिग्री आपका ये सस्ता वाला बन जाता है। क्या बनता है, सस्ता वाला, और ये आपका ग्राफीय निरूपण इसके लिए बना देंगे। डन। अब इसके बाद बेटा ये होता है कि धारतीय प्रतिघात क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगे धारा के मार्ग में अवरोध। इस प्रकार के परिपथ जब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्सेसिव प्रदर्शित करते हैं। आपने कहा सर आई नॉट हमने ये माना, अब इसको कंसीडर कर लो, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वी नॉट अपॉन में आई नॉट, इसका मतलब एक्सेसिव बराबर क्या होता है, ओमेगा सी होता है। ये पूरा आपका क्या होता है, तो आप कह दोगे सर धारतीय प्रतिघात होता है। ठीक है, चल मेरे भाई
आगे बात करते हैं यहाँ पे एलआर परिपथ के लिए। तो एलआर परिपथ के लिए सिंपल सा है, आपको कला आरेख आना चाहिए। तो हमने कहा सर यहाँ पर कुछ दिक्कत की बात नहीं, हमने कहा सर इधर हमने एल ले लिया था और इधर हमने आर ले लिया था वी आई। हमने देखा दोनों कितने कोण पर 90 डिग्री। हमने कहा एक परिणामी क्या करते हैं, वेक्टर खींच देते हैं जो किससे है 5 डिग्री पर है। किस पर है बेटा, जो 5 पर है। किस पर है बेटा, तो आप कह दोगे सर 5 पर है। तो यहाँ पर हमने कहा सर वी स्क्वायर, यानी इसको देखोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये हमारा कर्ण बन जाता है और ये बेटा क्या होता है, ये कर्ण बन जाता है, ये लंब बन जाता है और ये बेटा क्या हो जाता है, ये आपका आधार हो जाता है। तो आप कह दोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसके किए तो मेरे भाई यहाँ पर आता है वी एल इज इक्वल आई एक्सएल और वी आर इज इक्वल आई आर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो ये रखेंगे तो मेरे भाई यहाँ से रखता है भाई, तो यहाँ से आप देखोगे तो वी स्क्वायर अपॉन में आई, तो यहाँ पर प्रतिबाधा जैसे एल आर यानी डबल आपके परिपथ बन जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर प्रतिबाधा के रूप में क्या होती है, प्रतिरोध के रूप में वहाँ पर प्रतिबाधा काम करती है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई जेड स्क्वायर आता है, जेड स्क्वायर बराबर रखोगे तो जेड बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस प्लस आर स्क्वायर होता है। मेरे भाई एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। यहाँ जेड बराबर ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब बात आती है कलांतर के लिए, यानी दोनों के बीच में कलाओं में कितना अंतर होता है। तो यहाँ पर देखो बस सर फाई आता है, फाई का है, यानी दोनों के बीच में क्या है, कलांतर यानी फाई है, यानी दोनों क्या होता है, बीच में फाई आता है। तो आप इसे कहोगे सर हमारे पास लंब पता है और आधार होता है। लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार किसमें होता है, तो मेरे भाई लंब और आधार किसमें होता है, तो आप कह दोगे सर लंब और आधार मेरे भाई किसमें होता है, तो आप कहोगे सर tan होता है। तो tan फाइव बराबर वी एल अपान में वी आर, यहाँ पर काटोगे तो tan फाइव बराबर एक्सएल अपान में आर आ जाएगा। डन, चल भाई क्लियर मेरे भाई। आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं आरसी परिपथ की। ठीक है, आरसी परिपथ की, आरसी परिपथ में यानी प्रतिरोध लगा होता है और जिसमें संधारित्र लगा होता है। आपने कहा सर यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपके लिए ग्राफ। हमने कहा सर सी मतलब पीछे, सी मतलब पीछे, इसका मतलब आपका वोल्टेज नीचे होता है, तो इसका परिणामी देखेंगे तो वी सी अपान में ये परिणामी बनता है। बस आपको ग्राफ ही नहीं पढ़ाना चाहिए। हमने कहा सर परिणामी वही करते हैं, परिणामी आप वी स्क्वायर अपान में एल स्क्वायर। मेरे भाई परिणामी कुछ अलग नहीं करना है, आपका जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी आता है। आप कह दोगे एक्स सी बराबर 1 अपान में ओमेगा सी होता है, यहाँ पर रख दोगे तो ये भी आ जाएगा। कलांतर की बात करते हैं वी सी अपान वी आर, यानी एक्स सी अपान में आर हो जाता है। ठीक है, चल मेरे भाई आगे बात करते हैं। मेरे भाई यहाँ से इंपॉर्टेंट आते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है। तो हमने कहा सर एल की बात करते हैं, तो एल मतलब ऊपर और सी मतलब नीचे। इसका मतलब दोनों के बीच की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आई से और दोनों 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसका जो कलांतर होता है मेरे भाई, ये पूछा था है, तो कलांतर कितना होता है एल सी परिपथ के लिए, तो आप कह दोगे सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर वी एल मान लेते हैं, वी एल इज ग्रेटर देन तो होता है, तो वी एल इज ग्रेटर देन ये होता है। यदि आप कह दोगे सर वी सी इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सएल होता है, और यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सएल जो बड़ा होगा उसी से हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री का मतलब परिणामी क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, यानी घटा देते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं बेटा भाई। तो यहाँ पर एलसी परिपथ क्या होता है, अनुनाद। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आप कह दोगे सर परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, धारा क्या होती है, अधिकतम हो जाती है। धारा क्या होती है, तो प्रवाहित धारा का मान अनंत होगा, यानी अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप कह दोगे सर जेड बराबर ये होता है, यानी इंपीडेंस इसकी प्रतिबाधा 0 हो जाती है। यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सिस होता है, ये करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जिसको आवृत्ति होती है इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। आप कह दोगे सर जेड बराबर 0 होता है, तो वी अपान आई यहाँ पर कह दोगे धारा अनंत लगभग हो जाती है। क्या होती है, अनंत होती है, यानी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा भाई, तो आप कह दोगे सर बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में हर बार आता है, एलसीआर पर, मतलब जिसमें प्रेरकत्व जुड़ा हो, जिसमें संधारित्र जुड़ा हो, जिसमें प्रतिरोध जुड़ा होता है, जिसमें प्रतिरोध जुड़ा हो, तो तीनों जिसमें जुड़े होते हैं। आप कहते हो सर यहाँ पर आई तो हमने लिया और इसी में साथ में आर जाता है। हमने कहा एल के लिए बात करते तो एल ऊपर जाता है, सी नीचे आता है, तीनों आ गए। तो इसका परिणाम ही लेते हैं, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। हमने कहा कितना, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर वी एल माइनस वी सी होता है और ये क्या होता है, वी होता है। हमने इसी को ले लिया, वी एल माइनस क्या होता है, वी सी, इसको किया वी एल बराबर आई एक्स एल, वी सी बराबर आई एक्स सी, वी आर बराबर आई आर। जब देखा तो मेरे भाई यहाँ पर v आया, तो z बराबर क्या आता है, z बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा भाई, ये आ चुका। कलांतर की बात करें तो tan फाइव वी एल माइनस वी सी आता है, तो यहाँ पर आपका आता है क्या, एक्सएल माइनस एक्स सी अपान में आर आ जाता है। ठीक, अनुनाद की स्थिति में कहा सर, अनुनाद की स्थिति में हमने पढ़ा कि एक्सएल बराबर क्या होता है, आपने कहा सर अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्स सी होता है। ठीक है, तो आप कह दोगे सर z बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर ये होता है, आप पढ़े हो। अब यहाँ पर दोनों बराबर, तो एक्सएल की जगह एक्सएल रख दोगे, कैंसिल कर दोगे, 0 आ गया, आर स्क्वायर आ गया, तो z बराबर बेटा क्या हो जाएगा, z हमारा आर के बराबर होगा। अब यहाँ पर z बराबर आ गया, तो यहाँ पर ये कह दोगे अतः एलसीआर परिपथ अनुनाद की स्थिति में शुद्ध प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह, तो आप कह दोगे सर शुद्ध प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। गॉट इट। चलिए मेरे भाई बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। हमने कहा सर परिपथ में शक्ति की बात करते हैं, हमने सिंपल सी बात कहा, यहाँ पर कुछ अलग नहीं करना है। परिपथ में शक्ति की बात करते हैं, तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति का मान उसमें प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर पर निर्भर करता है।
हमने कहा सर ये चीज़ें क्लियर है, तो हमने कहा सर पहले बात करते हैं किसके लिए, परिपथ शुद्ध प्रतिरोध के लिए। तो शुद्ध प्रतिरोध का V इक्वल VI होता है, यहाँ पर आपको पता है सब वैल्यू रखोगे, तो हमने कहा सर अच्छी बात है सब रख देते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो आ गया, यही पर बात आई, तो इसके लिए पूरी चक्र के लिए क्या आता है, तो पूरे चक्र के मैंने कहा सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या आता है 1/2 होता है, यही रखना था, इसीलिए मैंने कहा याद रखना है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी पूर्ण चक्र के लिए क्या होता है, तो 1/2 हमने 1/2 रख दिया, तो आता है भाई क्या, तो पी एवरेज यानी आर परिपथ के लिए कहते हो सर पी एवरेज की बात करते हैं, यानी पी एवरेज यहाँ पर लिख सकते हो या पी बार लिख सकते हो, VRMS इंटू IRMS होता है। ठीक है, बात आती है कोई और सर्किट के लिए, LR सर्किट के लिए। हमने कहा सर यहीं पर मान लेते हैं, हमने कहा सर यहाँ पर माइनस क्या लेते हैं, फाई लेते हैं, डन, ये सब रखते हैं। तो हमने कहा सर रखने के बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आता है साइन ए माइनस क्या होता है माइनस बी, साइन ए माइनस बी, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, यहाँ पर रखते हैं भैया आता है, पूरा सॉल्व करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आता है फिर से यहाँ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए, मैंने कहा सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए 1/2 आता है, और साइन 2 ओमेगा टी के लिए बेटा क्या आता है 0 आता है, यहाँ पर भी सॉल्व किए थे हम। जब यहाँ पर रखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आ गया कॉस ओमेगा, तो ये आ गया भाई 0 आ गया। हमने कहा सर अच्छी बात है तो रख देते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ 1/2 आ गया, कॉस फाई आ गया। हमने कहा सर ये सॉल्व करने के बाद क्या आता है कॉस फाई आ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान, जहाँ कॉस फाई क्या होता है परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, कॉस फाई बेटा क्या होता है जहाँ परिपथ का शक्ति गुणांक होता है मेरे भाई। यहाँ पर कहते हैं सर कॉस फाई बराबर क्या होता है, तो VR/V हो जाता है, क्या होता है VR/V होता है। हमने रखा सर यहाँ पर VR/V होता है किसके लिए, L के लिए, डन। तो यहाँ पर रखोगे मेरे भाई आता है cos फाई बराबर ये आता है, अर्थात यहाँ पर कह दोगे सर cos फाई बराबर R/Z होता है, क्या होता है R/में यहाँ पर Z होता है। सिंपल सी बात कर सकते हो कि R/में क्या होता है Z हो जाता है, ठीक है, R/में बेटा क्या होता है Z हो जाता है, डन। चलो मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए कि R बराबर Z होता है। फिर इसके बाद शक्ति गुणांक की हमने बात किया, तो सर LR परिपथ में cos फाई को ही क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक। अब इसी की बात आती है बेटा वाटहीन धारा की। हमने कहा जब प्रत्यावर्ती धारा होती है तो जिसमें परिपथ में शक्ति का क्षय शून्य हो, शक्ति का क्षय शून्य किस में होता है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर जब फाई की बात आती है आप किस पर निर्भर करते हो, कि शक्ति क्षय cos फाई पर निर्भर करता है। हमने कहा सर cos फाई कब होता है, जब थीटा यानी फाई बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री किस में होता है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर L में होता है और यहाँ पर C में होता है। तो इसका मतलब किसके लिए काम करता है, तो आप कह दोगे सर इन दोनों के लिए ही काम करना होता है। तो भले ही धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि धारा केवल शुद्ध प्रेरणिक हो या शुद्ध धारतीय परिपथों में होती है, या धारा कहाँ होगी, कहोगे वाटहीन धारा शुद्ध प्रेरणिक, यानी क्या होता है जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो और जिसमें केवल धारिता लगा हो, उसी में क्या होती है वाटहीन धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर कहोगे जहां धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर बेटा 90 डिग्री होता है, जिसमें औसत शक्ति क्षय शून्य होती है, यहाँ पर ये कहोगे सर cos फाई यहाँ पर 90 डिग्री होता है। इनके लिए सबके लिए क्या होता है बेटा, आप कह दोगे सर इनके सबके लिए 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है बेटा ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं बेटा, मेरे भाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले पूछा जाता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरक के सिद्धांत पर काम करता है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलने के काम आता है। हमारे पास ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी स्टेप इसे बोलते हैं भैया, ये अंग्रेजी में याद रख लोगे तो बड़ा हो जाएगा। स्टेप अप मतलब होता है ये वोल्टेज को बढ़ाना, और एक बेटा क्या होता है, तो आप कह दोगे सर स्टेप डाउन होता है, क्या होता है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर स्टेप डाउन होता है। मतलब स्टेप अप का मतलब होता है कि यहाँ पर होता है भैया क्या, तो आप कह दोगे प्राइमरी में वोल्ट क्या होता है, प्राइमरी में फेरों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है ना। और यहाँ पर बात करते बेटा तो वोल्टेज को बढ़ाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर दो प्रकार की कुंडली होंगी, अन्योन्य प्रेरण की बात करते हैं दो कुंडली होंगी। तो आप यहाँ पर कहोगे सर बात घटाता है, तो प्राइमरी में बेटा ज्यादा होता है और सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है आपका फेरों की संख्या कम होता है। एनपी मतलब होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और एनएस का मतलब होता है सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है। डन भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलो भाई आगे बात करते हैं। तो मेरे भाई ये ऐसे बने होते हैं, पतले पतले क्या होते हैं, लोहे की क्रोड बनी होती है, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर लपेटी जाती है, और यहाँ पर दो कुंडली होते हैं, इसमें एक में धारा आती है और एक से धारा निकलती है, ठीक है, लैमिनेटेड क्रोड होती है। हमने कहा सर ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को घटाता है, ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा कहाँ पर बिजली घरों के समीप होता है। इसके बाद अपचाई क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है और धारा को बढ़ाता है, हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, और ये कहाँ होता है, हमारे घरों के समीप होता है। रचना की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर ये सारा रचना है बेटा, रचना आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रचना आपको पढ़ना है, ठीक है। रचना क्या होता है, मोटे के तार लपेटे जाते हैं। हमने कहा सर परिमाण गुणांक क्या होता है, हमने कहा प्रत्यावर्ती कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, एनएस होती है। तो प्राथमिक कुंडली विद्युत वाहक बल ईपी तथा ये होता है। हमने कहा सर ये होता है समीकरण 1, और दोनों को डिवाइड करते हैं, तो मेरे भाई एनपी अपॉन में एनएस इज इक्वल वीपी अपॉन में वीएस होता है ना। फिर इसके बाद हमने कहा सर यहाँ पर होता है कि एनएस ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर देखा भाई वीपी अपॉन में आईएस अपॉन में उल्टा हो जाता है, ठीक। यहाँ से जब हमने देखा औसत शक्ति की बात ये होती है। तो चाय में क्लियर मेरे भाई, चलो आगे बात करते हैं। अगली बात मेरे भाई क्या होता है, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर क्रिया विधि की बात करते हैं, तो क्रिया विधि पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दक्षता की बात करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, तो कहोगे सर इसे एन से दिखाते हैं, तो आप कहोगे सर अतः किसी भी ट्रांसफार्मर
किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए 100% नहीं होता है। आप कहते तो सर आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 100% होती है, लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर संभव ही नहीं होता। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% होती है। यानी इसकी बात करते हैं तो यह दक्षता n बराबर होता है कि P इनपुट अपॉन में क्या होता है P आउटपुट, और इनटू क्या होता है यहाँ पर 100% होता है। ठीक है, यहाँ पर 100% ही आपका दक्षता का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसके बाद ट्रांसफार्मर ऊर्जा हानि, तांबे की हानि होती है पहली बात। तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में तांबे के तारों के प्रतिरोध को कम करने के लिए कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ये होती है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर लव हानि होता है, इसका भी पढ़ लीजिएगा भाई। लव हानि की बात होता है बेटा, शैथिल हानि की बात आती है, शैथिल हानि इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। डन। इसके बाद बेटा है चुंबकीय क्षरण की बात करते हैं, चुंबकीय क्षरण भी पढ़ लीजिएगा भाई। चुंबकीय क्षरण के बाद बेटा क्या होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान से ध्यान दीजिएगा। आगे बात आते हैं बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित। हमने कहा भी पढ़ा है, हमने कहा प्रत्यावर्ती धारा जनित एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जनित का मतलब यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिद्धांत की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता तो उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता तथा कुंडली बंद रहने पर उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हमने कहा कि अर्थात विद्युत जनित जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ये जानना है कि विद्युत चुंबकीय जो क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित होता है किस पर काम करता है, तो कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं, छेद चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, और मेरे भाई क्या होता है, सर्पी वलय होता है। इस डायग्राम को आप देखोगे क्रियाविधि है भाई, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ अलग नहीं है। ये भाई क्या होता है, जब यहाँ पर क्या होता है घूमता है तो ये लगातार फ्लक्स परिवर्तन करता है, फ्लक्स परिवर्तन से आपका एसी करंट निकलता है। तो यहाँ पर इतनी स्पीड ज्यादा होती है कि आपको दिखाई ही नहीं देता है। ये ब्लिंक कितना तेजी से करता है तो ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मिलता है तो क्या मिलता है भाई, डीसी करंट मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई, तो आप कहते हो सर एसी करंट मिल जाता है। ये सारी चीजें जैसे कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरेगी तो ए बी नीचे की ओर आती है, लगातार यहाँ पर परिवर्तन होता है। लगातार बेटा क्या होता है, कुंडली के जो प्रत्यावर्ती धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा जनरेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है, अल्टरनेटिव करंट मिल रहा है। ठीक भाई, चलो तो ये चैप्टर आपका यहीं तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, ये आपको बहुत बहुत आप साधुवाद। और आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाकर के आप कैसे जाइए, तो शिवम सर विद्याकुल में जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। शिवम सर बेटा क्या करना है, आप जाइए शिवम सर विद्याकुल में फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी तकलीफ होती है तो मुझे जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा। और क्या चाहिए आपको अपनी डिमांड पर, आप अपनी डिमांड पर मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ में, ऐसे तमाम वीडियोज़ के साथ आपके साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव यू टू ऑल।